नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। हाल ही में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाह के बयानों को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अभियोजन पक्ष के गवाह का पता नहीं लगाया जा सकता है और उसे सुनवाई के दौरान बयान के लिए गवाह के कटघरे में पेश नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि CRPC की धारा 299 के तहत अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान, यानी जब कोई अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया हो और उसे तुरंत गिरफ्तार करने की कोई संभावना न हो, का इस्तेमाल अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद अभियोजन पक्ष के गवाह की अनुपलब्धता की स्थिति में उसके खिलाफ किया जा सकता है। जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के फैसले पर भरोसा किया गया, जहां अदालत ने इस मुद्दे पर विचार किया कि किन परिस्थितियों में CRPC की धारा 299 के तहत दर्ज किए गए गवाह के बयान को सही माना जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 के तहत स्वीकार्य हो जाएगा। CRPC की धारा 299 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 का अपवाद माना जाता है। इसका मतलब यह है कि CRPC की धारा 299 के तहत दर्ज किए गए गवाह के बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दायरे में नहीं आएंगे, जो ये प्रावधान करती है कि गवाह का साक्ष्य, जिसकी जिरह करने का किसी पक्ष को कोई अधिकार या अवसर नहीं है, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत परिकल्पित ये प्रक्रिया साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 में निहित सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि धारा 33 के तहत गवाह का साक्ष्य, जिसकी जिरह करने का किसी पक्ष को कोई अधिकार या अवसर नहीं है, कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। अपवाद होने के कारण इसलिए यह आवश्यक है कि निर्धारित सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान दर्ज करने से पहले अदालत को ये संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त फरार हो गया है या उसे गिरफ्तार करने की कोई तत्काल संभावना नहीं है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299(1) के पहले भाग के तहत प्रावधान किया गया है। निर्मल सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अदालत ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के मात्र अवलोकन के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दोनों धाराओं में पूर्व शर्तें अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की जानी चाहिए और केवल तभी अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले CRPC की धारा 299 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों का उपयोग ऐसे अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में साक्ष्य के रूप में तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति मर चुके हों या उपलब्ध नहीं होंगे या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299(1) के दूसरे भाग में उल्लिखित कोई अन्य शर्त स्थापित हो, अदालत ने निर्मल सिंह मामले में स्पष्ट किया। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के खिलाफ अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष के गवाह, जिसने अभियुक्त के खिलाफ धारा 299 के तहत बयान दिया था, का पता नहीं लगाया जा सका और उसे गवाह को बुलाने और उससे पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी द्वारा किए गए पर्याप्त प्रयासों के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद सुनवाई के दौरान बयान के लिए गवाह के कटघरे में पेश नहीं किया जा सका। इसलिए अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह के बयानों को सबूत के तौर पर पढ़ा जाना उचित ठहराया गया था। निर्मल सिंह सुप्रा और जयेंद्र विष्णु ठाकुर सुप्रा के मामले में इस अदालत द्वारा व्याख्या की गई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 के साथ पढ़ी गई धारा 299 CRPC के प्रावधानों के प्रकाश में देखा जाए तो निचली अदालत का यह मानना उचित था कि इन कार्यवाहियों में दर्ज अशोक कुमार पाठक अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान सबूत के तौर पर पढ़ा जाना उचित था। हम मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं, अदालत ने कहा। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। केस का शीर्षक सुखपाल सिंह बनाम NCT ऑफ दिल्ली।
जयपुर रग्स फाउंडेशन एवं विजन स्प्रिंग के तत्वावधान में आईटी सेंटर हिंगोनिया में सोमवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 103 ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई। जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर का शुभारंभ सरपंच घीसालाल कीर एवं सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत के सानिध्य में हुआ, जिसमें ग्रामीणों की नेत्र जांच की गई। शिविर में कुल 103 लोगों की नेत्र जांच की गई, जिनमें से 70 लोगों को चश्मे वितरित किए गए तथा 11 लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होने पर ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिनका जयपुर ले जाकर ऑपरेशन किया जाएगा। इसी तरह 22 लोगों की नेत्र जांच नॉर्मल पाए जाने पर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। शिविर में जयपुर रग्स फाउंडेशन से अर्जुन सिंह राठौर, विजन स्प्रिंग से कुलदीप एवं उनकी टीम ने शिविर में सेवाएं दी। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत एवं सरपंच घीसालाल कीर का विशेष सहयोग रहा। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजन के लिए सरपंच घीसालाल कीर ने टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन ने लगातार प्रयास करके जयपुर विकास प्राधिकरण से गांधीनगर मोड़ पर पारिवारिक न्यायालय के भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटित कराई। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2021 में भूमि का कब्जा लिया और जयपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी रजिस्ट्री न्यायालय के नाम कराई। उसके पश्चात जमीन पर भवन निर्माण के लिए हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने RSRDC के द्वारा प्रस्तुत नक्शे को पास किया और सरकार ने 20 करोड़ रुपए निर्माण के लिए बजट दिया। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के संयोजक पूनम चंद्र भंडारी और अध्यक्ष DS शेखावत ने बताया कि नक्शे पास होने के पश्चात RSRDC ने संपूर्ण जमीन का कब्जा लिया और उसके पश्चात 2023 में जीव जंतु बोर्ड ने इस जमीन पर कब्जा कर निर्माण की कार्रवाई शुरू की थी। तब एसोसिएशन ने विरोध किया था और उन्हें कब्जा नहीं करने दिया था तथा न्यायालय से निवेदन किया था कि यहां पर तारबंदी करा दी जाए। उसके पश्चात न्यायालय को आवंटित जमीन पर जीव जंतु विभाग ने अतिक्रमण कर एक गार्ड रूम बना लिया। जब RSRDC ने बेसमेंट की खुदाई शुरू की और जमीन को नापा तो ये तथ्य सामने आया कि 10 फीट जमीन पर अवैध रूप से जीव जंतु बोर्ड ने कब्जा करके निर्माण कर लिया। इस बात की जानकारी एसोसिएशन को हुई तो उन्होंने इस संबंध में जिला न्यायाधीश से संपर्क किया और उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कमेटी बनाई और उन्होंने सभी पक्षों की मीटिंग बुलाई। उसमें RSRDC के अधिकारी, जीव जंतु बोर्ड के अधिकारी और बार के संयोजक व अध्यक्ष उपस्थित रहे। उस मीटिंग में जीव जंतु बोर्ड ने स्वीकार किया कि उनके पास जमीन का टाइटल नहीं है, निर्माण स्वीकृति नहीं है, बजट कैसे आया उसकी जानकारी नहीं। उन्होंने तो ऊपर के आदेश से निर्माण कर लिया है और यह स्वीकार किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की संपत्ति थी जो उन्होंने पारिवारिक न्यायालय को आवंटित कर दी थी और उनका ही कब्जा था। मीटिंग में तय किया गया कि अवैध निर्माण को हटाया जाए। जीव जंतु बोर्ड के अधिकारियों ने 1 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन 1 सप्ताह गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब बार के संयोजक भंडारी एवं अध्यक्ष शेखावत ने जिला न्यायाधीश श्रीमती नंदिनी व्यास से संपर्क किया और उन्होंने भी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि इस संबंध में RSRDC और जीव जंतु विभाग को पत्र जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष ने निर्माण हटाने से मना कर दिया। तब आज संगठन के संयोजक भंडारी व अध्यक्ष शेखावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और जीव जंतु बोर्ड को निवेदन किया कि 3 दिन में निर्माण हटा दिया जाए वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके पश्चात राजस्थान हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष पंकज भंडारी से पारिवारिक न्यायालय का शिष्टमंडल मिला और उनको सारी वस्तु स्थिति बताई तो उन्होंने भी आश्चर्य किया कि न्यायालय की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। और उन्होंने उसी समय जिला न्यायाधीश श्रीमती नंदिनी व्यास से फोन पर वार्ता कर सारी जानकारी ली और शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि कल ही जीव जंतु बोर्ड और मुख्य सचिव अन्य अधिकारीगण को पत्र जारी करके अवैध निर्माण को हटाने कार्रवाई की जाएगी। शेखावत ने कहा कि कार्रवाई जल्दी नहीं की गई तो बारिश आने पर बहुत नुकसान हो सकता है। भंडारी ने कहा कि निर्माण में देरी होने से भवन निर्माण की लागत बढ़ जाएगी। भंडारी व शेखावत ने कहा कि आम जनता के लिए पारिवारिक न्यायालय भवन का निर्माण होना था, लेकिन जीव जंतु बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा करके अपराध किया है और यदि 1 सप्ताह के अंदर निर्माण नहीं हटाया गया तो उनके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जाएगी और निर्माण को हटाने कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में पूनम चंद भंडारी, DS शेखावत, विष्णु शर्मा, राकेश चंदेल, भूपेंद्र सिंह राव, अनुभव शर्मा व कामिल एडवोकेट उपस्थित रहे। सोमवार को भाजपा मंडल मसूदा द्वारा मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी कानावत के मुख्य आतिथ्य में सेवा ही संगठन पखवाड़े के तहत मुख्य बस स्टैंड मसूदा पर आमजनब यात्रियों को शीतल पेयजल और शरबत पिलाया गया।
भाजपा युवा नेता मनीष जोशी ने बताया कि संगठन के दिशा निर्देशों की पालना में विभिन्न पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत सेवा ही संगठन पखवाड़ा भी मनाया जाता है, जिसके अनुसार संगठन द्वारा आमजन की सेवा की जाती है। भीषण गर्मी को देखते हुए संगठन ने आमजन को पेयजल व शरबत पिलाने का निर्णय लिया गया, जिसका शुभारंभ आज मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के कर कमलों से किया गया तथा उन्हीं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर यात्रियों व आम जनता को शुद्ध व शीतल जल के साथ साथ शरबत पिलाया, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी ने परिवादी सुरेंद्र सिंह हुर्रा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए अनिल कुमार छबलानी पुत्र हंसराज निवासी द्वारका नगर गली नंबर 2 कृपालू गणेश डेयरी अजमेर के खिलाफ क्रिश्चियनगंज थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी सुरेंद्र सिंह हुर्रा के अधिवक्ता यश सिंह रावत ने बताया कि आरोपी अनिल कुमार छबलानी ने परिवादी सुरेंद्र सिंह हुर्रा पुत्र स्वर्गीय दर्शन सिंह व उनकी पत्नी निवासी यूआईटी कॉलोनी माकड़वाली अजमेर से ऑनलाइन 4,79,000 प्राप्त किए और वापस मांगने पर देने से इनकार करते हुए धोखाधड़ी कर अमानत में खयानत करते हुए रकम हड़प ली। परिवादी ने इस संबंध में पुलिस थाना तथा एसपी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता यश सिंह रावत के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई करते हुए प्रार्थी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र पेश करने के निर्देश जारी किए। साइबर ठगों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है, जब ठग ने महाराष्ट्र के जिला न्यायाधीश से ही 50,000 रुपए की ठगी कर ली। शक होने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने जब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया और पता चला कि जिस जज की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने कभी रुपए नहीं मांगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में एक साइबर जालसाज ने खुद को हाईकोर्ट का जज बताकर प्रदेश के सोलापुर के एक डिस्ट्रिक्ट जज से 50,000 रुपए की कथित तौर पर ठगी की। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि साइबर जालसाज ने बंबई हाईकोर्ट के एक जज की तस्वीर को व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर डीपी के रूप में इस्तेमाल किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज को शुक्रवार को एक फोन नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला था, जिसमें डीपी पर हाईकोर्ट के जज की तस्वीर लगाई गई थी। अधिकारी ने कहा कि वह हाईकोर्ट के जज से परिचित थे और संदेश भेजने वाले ने 50,000 रुपये मांगे थे और उन्होंने कहा था कि वह शाम तक पैसे वापस कर देगा, जिस पर उन्होंने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में शक होने पर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि साइबर ठगों ने उन्हें अपनी ठगी का शिकार बना लिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए बार एसोसिएशन केकड़ी ने मंगलवार 28 मई से शनिवार 1 जून तक न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय लेते हुए इसकी सूचना न्यायाधीश गण सहित आमजन को दी है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीणा ने बताया कि प्रदेश में 47-48 डिग्री तापमान के चलते भीषण गर्मी का कहर बरपा हुआ है, जिसके चलते अधिवक्ताओं द्वारा काम करना दुश्वार हो रखा है, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता खुले में लोहे की चादरों के नीचे बैठते हैं, जहां पर आग बरसाने वाली गर्मी हो रही है। वहीं अधिकांश समय लाइट चली जाने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस भीषण गर्मी की वजह से पक्षकारों को भी आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन सब स्थितियों को देखते हुए तथा अधिवक्ता साथियों की मांग पर एवं जिला बार अजमेर द्वारा लिए गए निर्णय को आधार मानकर जिला बार केकड़ी ने भी यह निर्णय लिया है। सराना थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल टीम ने रिहायशी मकान में छिपाकर रखी नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस संबंध में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इन दिनों अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएसटी टीम ने सराना थाना प्रभारी को बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोताया निवासी गोपी खटीक पुत्र लादू खटीक के रिहायशी घर की तत्काल तलाशी ली जाए तो वहां भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा मिल सकता है।
इत्तला विश्वसनीय होने पर डीएसटी टीम एवं सराना पुलिस गोपी खटीक के घर पहुंची, जहां गोपी घर के बाहर खड़ा मिल गया। मकान की तलाशी लेने पर एक कमरे में प्लास्टिक के 5 कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा मिला, जिसका कुल वजन 99 किलो 500 ग्राम था। लाइसेंस आदि के बारे में पूछा तो गोपी ने अनभिज्ञता जताई। सराना पुलिस ने सोमवार को अवैध डोडा चूरा बरामद कर आरोपी गोपी खटीक पुत्र लादू खटीक निवासी जोताया को गिरफ्तार कर लिया। बरामद डोडा पोस्ट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए कीमत है। मामले में पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।